मैं इसी गांव में पली बड़ी हूँ। 15 साल बाद यहाँ आई हूँ मैं। ग्रहण के खत्म होने के साथ साथ पूरा गांव खत्म हो जाएगा। मंदिर और गांव में अष्टदिग्बंधन लगा दिया जाएगा। दीदी की मौत कैसे हुई ये मैं जानकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी। ये नरसंहार नहीं रुकेगा। इसके होश में आने से पहले मैं मुझे हो जो रुद्रवन को बचा सकते हो। कहानी इंजीनियरिंग से शुरू होती है, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बच्चे को सड़क के बीच लेटाकर कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है और उसके सामने उसकी बेटी होती है और आगे चलकर उसकी वाइफ की बॉडी कांपने लगती है, उसके बूढ़े उतरने लगती है। तभी गांव के लोग घर के अंदर घुस जाते हैं और उसे मारने आए थे, क्योंकि उनके हिसाब से वह काला जादू कर रहा था। जिसके बाद गांव वाले उस आदमी को बुरी तरह मारते हैं और उसकी वाइफ को बालों से घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। गांव वाले दोनों पति पत्नी को पेड़ से बांधकर उन्हें आग से जला देते हैं और ये सब उनका बेटा बाहर देख रहा होता है। लेकिन वह औरत मरने से पहले श्राप दे जाती है कि आने वाले पुष्कर में सारा गांव शमशान में बदल जाएगा। जिसके बाद उन दोनों की मौत हो जाती है। इन दोनों पति पत्नी के मरने के बाद ये गांव वाले उनके बेटे को रखना नहीं चाहते थे और वह भी आगे चलकर इनके लिए परेशानी बन जाएगा। लेकिन गांव के सरपंच हरिश्चंद्र प्रसाद सबको समझाते हैं और भैरव को दूसरे किसी गांव के अंदर एक अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं, जहां पर वह देर रात तक लगी आग में इसी तरह के मंत्र पढ़ते रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है और कहानी वन में आती है, जहां एक रात खेत में पहरा देने के लिए एक बूढ़ा आदमी आता है और वह ऊपर झोपड़ी में जाकर सो जाता है। तभी एक कौवा चिल्लाता है। वह आदमी काफी देर तक इंतजार करता है और तभी हम देखते हैं कि सारे कौवे चिल्लाने लगते हैं और जब वह नीचे खेत में जाता है तो सारे कौवे आसमान में उड़ते हुए चंद्रमा को ढक देते हैं। तभी एक कौवा उस आदमी पर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी किसी के काबू में आ जाता है और वह चलते ही जाता है। अगले दिन जब उसका लड़का खेत पर आता है तो वह आदमी वहां पर नहीं रहता और सिर्फ होता है और हम देखते हैं अपने हीरो सूर्य को, जो कि अपने माँ और प्रेम के साथ गांव में आता है और उसकी माँ का ये जन्मस्थान है जहां से वह सालों पहले चली गई थी और लगभग 15 सालों के बाद वापस आ रही है। गांव में प्रवेश करने से पहले सूर्य की कार पर एक मरा हुआ कौवा आकर टकरा जाता है, जिसको देखकर उसकी माँ घबरा जाती है और उसको एक सफल बताती है। हालांकि सूर्य इसको नजरअंदाज करता है। सूर्य उस कौवे को हटाकर गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर गांव में पंडित जी खुद तीनों में एक होने वाले कलश स्थापना का मुहूर्त निकाल रहा होता है, जहां वह एक प्राचीन ग्रंथ का सहारा लेता है। दरअसल इस गांव में इनके पूर्वज द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ होता है, जिसमें हर चीज का समाधान लिखा हुआ होता है। जब भी कोई समस्या या खुशी का समय आता है तो पंडित जी उसे तुरंत में देखकर सब कुछ पता करता है और फिर वही बात गाँव वाले भी मानते हैं। इधर सूर्य अब गाँव पहुंच जाता है, जहाँ वह अपनी एक दूर की बड़ी बहन पार्वती के घर आता है। हम देखते हैं पार्वती के एक कान में दिक्कत है, जिसमें वह बार बार दवाई डालती रहती है। उसी दिन रात में सूर्य अपने फ्रेंड के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक चोर पर पड़ती है जो कि मुर्गियां चुरा रही थी और वह उसको पकड़ता है तो चोर एक लड़की होती है। सूर्य उस लड़की का मुंह पर कपड़ा हटा देता है, लेकिन तभी वह लड़की सूर्य को चकमा देकर भाग जाती है। अगली सुबह सूर्य अपनी माँ के साथ गांव के सरपंच हरिश्चंद्र के घर जाता है, क्योंकि उसकी माँ को जमीन बेचने के लिए सरपंच से मिलना जरूरी होता है। इतने दिनों बाद आने की वजह से हरिश्चंद्र उन्हें खाना खाने को कहता है। थोड़ी देर बाद सरपंच की बेटी नंदनी वहां आती है, जिसे देखकर सूर्य हैरान हो जाता है, क्योंकि कल रात जिस मुर्गी चोर से उसकी मुलाकात हुई थी ठीक वैसे ही उसको नंदनी के पास से भी आ रही होती है। मौका पाकर वह अकेले में नंदनी से रात के बारे में पूछता है, जिस पर नंदनी कहती है उस मुर्गे ने मेरे मुर्गे को हरा दिया था, इसीलिए उसका बदला लेने के लिए मैंने वो मुर्गा चोरी कर लिया। सूर्य उसे उस मुर्गे के बारे में पूछता है तो हंसकर बोलती है कि वह तो तुम खा गए, अभी अंदर तुमने चिकन जो खाया है वह उसी मुर्गे का तो था। ये सब बातें दोनों को एक दूसरे के करीब ले आती है और नजरों ही नजरों में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। कुछ ही देर बाद वहां गांव के एक डॉक्टर आते हैं, जो कि नंदनी को एक इंजेक्शन देने आता है, क्योंकि उसको बचपन से ही मिर्गी के दौरे पड़ते थे, इसलिए हर हफ्ते इंजेक्शन लगाना जरूरी था। शेर शिफ्ट होता है और हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि एक हफ्ते से गायब था। वहीं दूसरी तरफ हम कुमार नाम का एक आदमी को देखते हैं, जो कि किसी दूसरे गांव से इस गांव में अपनी प्रेमिका सुधा से मिलने आता है और नंदनी उनसे मिलवाना चाहती है, लेकिन सुधा के पिता उसकी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं। तभी वह सूर्य आ जाता है और सुधा और कुमार को पकड़ लेता है। तभी सोता के पिता और वह लड़का वहां से जा रहे होते हैं और वह कुमार को देख लेते हैं, लेकिन सूर्य उसकी मदद करता है और कहता है कि वह ये कह देगा कि कुमार उसका रिलेटिव और कुमार जब चाहे सुधा से मिलने आ सकता है, लेकिन सुधा को नंदिनी को अपने साथ लाना होगा, और सुधा मान जाती है। सूर्य को नंदिनी से पहली नजर में प्यार हो गया था। अब हम देखते हैं सूर्य की माँ को, जो कि पार्वती को अपना पुराना मकान ऐसे ही दे देती है।
वह कहती, इस गाने में बच्चे रहेंगे नहीं, इसलिए मैं इस गांव का क्या करूंगी। तुम्हें यहाँ रहने देती हूँ, इसीलिए मैं यह मकान तुम्हारे नाम कर दिया है। इस मौके पर पार्वती के घर नंदिनी भी मौजूद होती है और वह इमोशनल हो जाती है और वह जाने लगती है तो पार्वती कहती है सूर्य तुम्हें घर छोड़ देगा। रास्ते में सूर्य अपनी बात नंदिनी को बता देता है कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन नंदिनी इमोशनल थी और वह सूर्य को बताती है कि उसकी माँ को देखकर उसे अपनी माँ की याद आती है। सूर्य नंदिनी से कहता है कि उसे माँ का प्यार मिल सकता है, लेकिन वह सूर्य के प्यार को ठुकरा देती है क्योंकि वह उस गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसे उस गांव से बहुत प्यार था। अगले दिन गांव का त्योहार आ जाता है, जिसके लिए उस गांव के साथ साथ दूसरे गांव के लोग भी आते हैं। इस बीच अचानक वह पूरा आदमी आ जाता है। गांव वाले उसको देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि सभी उसको पिछले एक हफ्ते से ढूंढ रहे थे। इसके बाद वह सीधा मंदिर में घुस जाता है और खून की उल्टियां करने लगता है और वहीं मर जाता है। सभी लोग ये देखकर बहुत डर जाते हैं क्योंकि पूजा के दिन ये सब होना बहुत ही बड़ा अनर्थ होता है। पंडित फौरन वह ग्रंथ मंगवाता है और वह उस समस्या का हल निकालता है। वह कहता है, मंदिर के अंदर इस आदमी के मरने से मंदिर अपवित्र हो गया है और गांव में भी मनहूसियत छा गई है। इसीलिए मंदिर को 8 दिनों के लिए बंद करना होगा और गांव को भी 8 दिशाओं से बंद करना होगा, जहां से ना तो कोई अंदर आ पाएगा और ना ही बाहर जा पाएगा, और गांव के सभी लोगों को अपने घर के अंदर के सभी पूजा सामान को रख के ताले में बंद करना होगा और इन 8 दिनों में उन्हें बुरी शक्तियां उन्हें परेशान कर सकती हैं, जिससे उन्हें खुद निपटना होगा। अब इस गांव के लोग बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन एक आदमी जिसकी बेटी की शादी तय हो गई थी वह जाने लगता है। उसको सभी लोग रोक देते हैं। सूर्य, उसकी माँ और उसका फ्रेंड जा सकते थे क्योंकि सूर्य यहाँ का नहीं था। उसकी माँ सालों पहले गांव छोड़ चुकी थी, तो वह लोग गांव से चले जाते और सूर्य अंतिम वक्त तक नंदिनी का जवाब का इंतजार करता है, लेकिन वह नहीं आती क्योंकि उसे टेंशन की वजह से उसे दौरा पड़ने लगता है और उसके सारे इंजेक्शन भी टूट जाते हैं। अब डॉक्टर उस इंजेक्शन को मंगवाता है, लेकिन रास्ते में ही उसका ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसको सूर्य और उसकी फैमिली मिल जाती है, जिनसे वह रिक्वेस्ट करता है कि नंदिनी को बचाने के लिए वह इंजेक्शन को गांव के अंदर ले जाए। सूर्य फौरन इंजेक्शन लेकर वापस गांव की तरफ निकल जाता है। इधर सूर्य गांव के पास आ गया था और गांव में चारों तरफ से रेखा खींची जा रही थी। सूर्य को देखने के बाद भी पंडित जी उनसे न रुकने को कहते हैं और सूर्य रेखा खींचे जाने से पहले ही गांव में घुस जाता है, जिनसे नंदिनी की जान बच जाती है। गांव सील हो चुका था, मतलब अब सूर्य भी बाहर नहीं जा सकता। लेकिन उसी रात सुधा को देखते हैं जो कि कुमार के साथ भागने का प्लान था, और वह चोरी छुपे वो गांव की सीमा को पार कर लेती है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, जहां कुमार उसका इंतजार कर रहा था। ट्रेन आने से पहले दोनों अपने फ्यूचर के बारे में बात करने लगते हैं। जिस बीच बातों में कुमार रेलवे ट्रैक में चला जाता है और एक ट्रेन उसको कुचल देती है। सुधा ये देखकर अपना होश खो बैठती है। वह बेसुध हालत में वापस अपने गांव आती है। हम देखते हैं जैसे ही वह गांव में वापस घुसती है वैसे पूरे गांव के मसाले एक साथ बुझ जाती है। सुधा जंगलों के बीचों बीच चलती जाती है और एक मधुमक्खी के छत्ते में खुद के मुंह को घुसा देती है। दूसरे दिन नंदिनी सूर्या को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है हम कभी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मैं इस गांव को कभी नहीं छोड़ सकती और यह गांव ही मेरा सब कुछ है। इसके बाद वह अपनी माँ की आखिरी याद यानी कि उनका लॉकेट सूर्या के गले में डाल देती है और कहती है यह मेरी निशानी है जो कि हमेशा तुम्हारे दिल के पास रहेगी। इस तरह समझ लेना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। उसी रात पार्वती को गांव के किसी कोने से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वह वहां पर जाकर देखती है तो उसे गांव का ही एक आदमी सूर्य दिखाई देता है और चुपचाप हंसुआ से अपना गर्दन काट लेता है। ये देखकर पार्वती चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वहां गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी को लग रहा था सूर्य के ऊपर कर्ज था इसलिए आत्महत्या कर लिया होगा। अगली सुबह पार्वती अजीब सा बिहेव करने लगती है जिससे कि वह होश में ना हो और खुद की जान ले लेती है। उसकी मौत को देखकर पूरा गांव बहुत दुखी होता है और सबको लगता है कि कान में होने वाले दर्द से उसने ऐसा किया होगा। अब गांव में ये बातें चलने लगता है कि लोग ऐसे कैसे मर रहे हैं, जिस पर पंडित कहते हैं कि शायद किसी ने नियम तोड़कर सीमा पार की है और वह सभी से कहता है कि घर घर जाकर पता करो हर आदमी घर पर है या नहीं। जहां पर सुधा के माता पिता डरकर झूठ बोल देते हैं कि वह घर पर ही है। वहीं अंतिम संस्कार के लिए गांव के लोग घर से बाहर नहीं जा सकते थे, इसीलिए पंडित गांव के पुराने एक घर के पास अंतिम संस्कार करने को बोलते हैं। वहीं सूर्या की नजर पार्वती के कान पर पड़ती है। उसको याद आता है कि पार्वती ने दूसरे कान में दिक्कत थी और जिस कान में उन्होंने सुई की कील डाली वह उसका दूसरा कान था, इसीलिए वह समझ जाता है कि यह कोई सुसाइड नहीं है। गांव के बाहर एक अघोरी के पास में एक कौवा मरकर गिरता है, जिसको छूकर उसे पता चलता है कि पास के गांव में किसी का साया है और वह गांव वालों के पास आकर कहता है कि उनके गांव के अंदर तंत्र मंत्र हुए हैं और अगर उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज किया तो सब मारे जाएंगे। और उनसे ये भी कहता है कि 4 लोग मारे गए हैं, लेकिन गांव वाले उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि 2 ही लोग मारे गए हैं। वह मदद करने के लिए अंदर आने लगता है, लेकिन पंडित जी अंदर आने नहीं देते और फिर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद सूर्या और डॉक्टर इस बात की छानबीन करने लगते हैं कि आखिर लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं, और अब ये लोग सूर्य की पत्नी के पास जाते हैं और ये लोग सूर्य के बारे में जानना शुरू करते हैं और जब वापस आते हैं तभी रास्ते में उन्हें बदबू आती है। वह उन्हें चेक करने के लिए नीचे उतरते हैं। तभी दलदल से सूर्य की साइकिल मिलती है और वहीं पर उन्हें सुधा की भी बॉडी मिलती है, जिसे देख दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूर्य तभी सुधा की बैग को तलाशी लेता है और उसे उसमें ट्रेन की टिकट मिलती है।
वह उसे देखकर समझ जाता है कि शायद सुधा कुमार के साथ भागने वाली थी। इसीलिए वह रेलवे स्टेशन पर कॉल करता है और उसे पता चलता है कि कुमार की मौत तो उसी रात हो गई थी, जिसके बाद सुधा स्टेशन में पता नहीं कहां चली गई। अब सूर्या को सारी कड़ियां मिलती हुई नजर आती है और वह सीधा पंडित के पास जाता है, जो कि खुद परेशान थे क्योंकि गाय उन्हें दूध की जगह खून दे रही थी। सूर्य उनको बताता है कि गांव के बारे में जो बात उस अघोरी ने बताई थी वह बिल्कुल सच है और यहाँ वह ये बताता है कि यह सिलसिला चल रहा है। उस घेरे को तोड़कर पहले सुधा कुमार के पास गई। जब कुमार को ट्रेन ने कुचला तो सुधा गांव वापस आई और यहाँ आकर उसकी मौत को सूर्य ने देखा तो सूर्य ने सुसाइड की और उसको मारते हुए पार्वती दीदी ने देखा तो उन्होंने भी सुसाइड कर ली। इसीलिए अब अगला नंबर उसका है, जिसने पार्वती दीदी को मौत के बाद सबसे पहले देखा था। तभी सूर्या को पता चलता है कि पार्वती को सबसे पहले नंदिनी ने देखा है। इसीलिए वह सीधा नंदिनी के घर की तरफ भागता है। तभी उसको एक आदमी बताता है कि नंदिनी उस घर की ओर जा रही है और वह वहां पर जाकर कुएं में कूद जाती है। लेकिन सूर्या मौका रहते उसको बाहर निकालकर बचा लेता है। अब तक सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे और नंदिनी बेहोश थी, जिसको देखकर कहते हैं ये राख हवा तक में फैल जाएगा और पूरा गांव सुनसान में बदलने वाला है। और जब सुधा ने उस सीमा को लांघा तो उस घर की काली शक्तियां जाग गई, यानी कि वेंकट की घर की, और उसने अपने श्राप को शुरू कर दिया जो कि मरते वक्त उस औरत ने दिया था। पंडित इसे बचाने के लिए ग्रंथ मंगवाते हैं और वही सूर्या डॉक्टर से पूछता है आखिर ये 12 साल पहले यहाँ क्या हुआ था, और वह बताता है 12 साल पहले यहाँ पर बच्चे बीमारी से मरने लगे थे, लेकिन कोई भी उस महामारी को रोक नहीं पा रहा था। इसी बीच गांव में वेंकट नाम का एक आदमी अपनी फैमिली के साथ रहने आया था। थोड़े दिनों बाद वह अपनी हवेली में मरी हुई बच्ची को लेकर तंत्र विद्या कर रहा था। तभी उसे उस बूढ़ा आदमी सीधा उसे देख लेता है और गांव वालों को बताया जहां पर वह काला जादू करते हुए पकड़ा गया था और उसको उसकी बीवी के साथ जिंदा ही जला दिया गया। इसके बाद में उस घर में रोने की चिल्लाने की आवाजें आने लगी, साए दिखने लगे और गांव के खातिर उस घर को मंत्र से सील कर दिया गया जहां पर कोई गया ही नहीं। सूर्या ये सुनकर कहता है कि सारे सवालों के जवाब उस घर से ही मिलेगा क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। अब वह दोनों उस घर के अंदर जाते हैं और वहां पर उन्हें एक बुक प्रिंट मिलता है, मतलब यहाँ पर जो बुक थी वह गायब। हाँ, वहाँ उसे उनकी फैमिली की फोटो मिलती है और उन्हें एक छिपी हुई किताब भी मिलती है जिसके अंदर मरे हुए को जिंदा करने के बारे में बताया गया था, क्योंकि डेथ के बाद 6 घंटे तक और इसके अंदर जान होती है। और यहाँ उसे नजर तंत्र के बारे में पता चलता है, जिसके अंदर लोग मरते हुए को देखने के बाद खुद की जान लेने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पंडित जी श्राप से लड़ने का रास्ता खोज और कविता है। नंदनी को एक लकड़ी की संदूक में बंद करके इस तरह से जलाना होगा कि कोई उसकी मौत को देख न पाए, और वे एक संदूक मंगा लेते और हरीश चंद्र उन्हें रोकता है और विनती करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता क्योंकि कहाँ के लोग के जान का सवाल था और 12 साल पहले भी तो इन्होंने यही किया था। लेकिन ठीक समय पर सूर्या वहां पहुंचकर सबसे लड़ने लगता है और वह 8 घंटे मांगता है और कहता है मैं इस गांव को श्राप मुक्त कराने का रास्ता ढूंढ लूंगा। इतना कहकर वह वहां से जाने लगता है और डॉक्टर से कहता है कि इस सब के पीछे वेंकटा का बेटा का हाथ हो सकता है, इसलिए मैं अनाथ आश्रम जा रहा हूँ। वहीं रास्ते में उसे दूसरे गांव के लोग रोक लेते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते कि गांव में चल रहा श्राप इसके गांव पर भी आ जाए। लेकिन सूर्या वहां से गाड़ी को तेजी से लेकर निकल जाता है और अनाथ आश्रम पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है वह अनाथ आश्रम तो बहुत पहले ही बंद हो चुका था। उसे वहीं की नस बताती है। उस लड़के का नाम भैरव था जो किसी से बात नहीं करता था। हर वक्त वह किसी ना किसी मंत्र को गुनगुनाता रहता था और सिर्फ कौवों से बातें करता था। वह बार बार अपने कमरे से चला जाता था, रात को वापस आ जाता। इसलिए जब एक दिन मेरे पति ने उसे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने मेरे पति को अपने आंखों से पैरालाइज्ड कर दिया और वह हमेशा के लिए भाग गया। तब सूर्या जंगल में भैरव को ढूंढने के लिए जाता है, जहां पर उसे ढेर सारे अघोरी मिलते हैं जो कि उसको गलत समझ लेते हैं और उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पास कोई पावर थी जिससे वह बच जाता है और अघोरी परेशान होकर उसको खत्म करने का ठान लेते हैं। लेकिन तभी वही अघोरी वहां पर आ जाता है जो गांव में आया था और वह सबको समझाता है और उसे छोड़ने के लिए गया था। सूर्य उसको सारी बात बताता है। वह अघोरी हैरान रह जाता है और कहता है ये तंत्र तो सदियों पहले होता था और ऐसी सिद्धि को पाने के लिए किसी गुप्त ठिकाने की जरूरत पड़ी होगी जहां एक परिंदा भी ना आ सके। इसीलिए वह सूर्या को एक गुफा के अंदर लेकर जाता है और वह समझ जाते हैं कि यहीं पर भैरव वह प्रक्रिया करी थी। इसी बीच सूर्या को एक ग्रंथ मिलता है जिसको देखकर वह और ज्यादा घबरा जाता है। उसे पता चलता है कि यह ग्रंथ गांव का असली ग्रंथी जो वहां पंडित के पास है वह एक नकली ग्रंथ है। इसका मतलब गांव में कोई ऐसा आदमी मौजूद है जो भैरव का साथ दे रहा था और उसने ये सब करने में उसकी मदद की थी। तभी उसे एक बैग दिखाई देता है जिसमें उसे एक लड़के को फोटो और आईडी मिलता है और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि कुमार होता है। यहाँ उसे उसका पूरा नाम पता चलता है जो होता है भैरव कुमार तिरे। धीरे सूर्या को सब कुछ समझ में आने लगता है। अघोरी कहता है कि कुमार यह है जिसने पहले सुधा को फंसाया, फिर जानबूझकर आत्महत्या की और अब एक एक करके सभी के बॉडी में घुसकर मार रहा है। उसने ये सिद्धि हासिल कर ली है। अघोरी कहता है हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जो भैरव का मदद कर रहा है। घर गांव में सभी लोग देर होते ही नंदनी को लकड़ी के संदूक में डालने लगते हैं। उसका पिता हरीश चाहते हुए भी नहीं रोक पाता। वहीं सूर्य अघोरी को लेकर गांव आ रहा होता है। तभी अघोरी उसे पूछता है कि एक बात समझ में नहीं आई कि जब मेरे लोग तुम्हारे ऊपर मंत्र पढ़ रहे थे तो आखिर वह मंत्र तुम्हारे ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा था।
सूर्य उसका जवाब देता तभी दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं गांव वाले अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं। सभी लोग एक एक करके अपना रक्तदान करते हैं। वहीं सूर्य अकेले ही गांव की तरफ पैदल भागता है, पर रास्ते में उसे फिर से दूसरे गांव के लोग रोकते हैं। पर वह किसी तरह अपने गांव में पहुंच जाता है। गांव पहुंचकर वह पंडित को असली किरण दिखाता है और कहता है कि हमें इसमें सही उपाय देखना होगा। पर अब तक काफी देर हो चुकी थी। वह नोटिस करता है कि गांव के सभी लोग अब भैरव के वश में थे। इतनी देर में अघोरी वहां आता है और नंदिनी के पास जाकर आजाद करने की कोशिश करता है, पर वह उस घेरे को तोड़ नहीं पाता क्योंकि भैरव की आत्मा बहुत ज्यादा ताकतवर थी। इसके बाद वह कहता है, मैं नंदिनी को छुड़ाने की कोशिश करता हूँ और तुम तब तक उस आदमी को ढूंढो जो अभी तक उसकी मदद कर रहा है। सूर्या सभी गांव वालों को ध्यान से देखता है। उसे सरपंच हरीशचंद्र दिखाई नहीं देता, इसलिए वह उसके घर जाता है जहां उसे एक तहखाना दिखता है। नीचे जाने पर उसे मरी हुई मुर्गियां और कुछ मंत्र का सामान मिलता है। इसके बाद वहां सूर्या को एक तस्वीर मिलती है जिसके बारे में हरीश खुलासा करता है और वह जो बताता है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वह कहता है कि जब वेंकट के घर को बंद किया गया था तो उसके बाद कई बार घर के अंदर से आवाजें आती थी। इसलिए जब मैं एक दिन वहां गया तो मुझे पता चला कि वेंकट की एक बेटी भी थी। हरीश कहता है कि मैं उस अकेली लड़की को वहां नहीं छोड़ सका और अपने साथ ले आया। मैंने उसका नाम नंदिनी रखा और पाल पोस कर बड़ा किया। ये सूर्या अंदाजा लगा लेता है कि भैरव का मदद करने वाला और कोई नहीं बल्कि नंदिनी ही थी और वही वह कानन थी जो गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसे इस गांव से बदला लेना था। इतना सुनकर सूर्या जल्दी से नंदिनी के पास चला जाता है। वहीं अघोरी नंदिनी पर काबू पाने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं कर पाता। नंदिनी और भैरव अघोरी से लड़कर उसे घायल कर देते हैं और अब वह अपने तंत्र से उस पेड़ को आग लगाते हैं जहां पर उनके पेरेंट्स मारे गए थे और तभी गांव वालों को उस पेड़ की तरफ जाने का इशारा करती है और वे सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच सूर्य नंदिनी के सामने आ जाता है और कहता है कि यह गलत है, जिस पर नंदिनी बोलती है कि गांव वालों ने उसके पेरेंट्स के साथ भी गलत किया था, पूछा भी नहीं कि वह करना क्या चाहते थे और उनको मार दिया और अब वह असली सच बताती है। वह बोलती है कि उनकी मां शुरुआत से ही पैरालाइज थी और उसको ठीक करने के लिए उसके पिताजी वेंकट ने हर एक चीज आजमा ली थी, लेकिन साइंस उसको ठीक नहीं कर पाया। उन्होंने अथर्ववेद से सीरिया को पाया और उसके पावर से एक रॉकेट में डालकर अपनी वाइफ को पहना दिया। वेंकट असल में बुरा इंसान नहीं था, बल्कि वह बच्चों को मरते देख दुखी था और उसे यह फैसला किया कि वह दोबारा जिंदा करने वाली क्रिया से बच्चों को जिंदा करेगा। लेकिन गांव वालों ने उसे पहले ही पकड़ लिया और गलत समझ लिया और उन्हें जान से मार दिया। सूर्या उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करता है और कहता है, अगर तुम्हें गांव वालों को मारना है तो पहले तुम मुझे मारोगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। नंदिनी कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इसी बीच भैरव की आत्मा सूर्या पर हमला करती है, पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नंदिनी ने उसको जो लॉकेट पहनाया था इसके उसके पिता ने उसकी सुरक्षा के लिए मंत्रों से बनाया था। यही वजह थी कि सूर्या पर अघोरियों के मंत्रों का भी कुछ भी असर नहीं हुआ था। इसके बाद सूर्या अपने पेट में खुद ही चाकू मार लेता है।